नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज मैं सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाओं से संबंधित लेक्चर सीरीज भाग 2 लेकर आई हूँ। अभी तक आपने जो सल्तनत कालीन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने डिस्कशन और लेक्चर वीडियो देखा और सुना, तो उसी सिलसिले का अब ये कहे कि ये लास्ट कड़ी है सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाओं की भाग 2 और अंतिम पार्ट है, जिसमें हम कुछ शेष जो रह गया था उसका हम लोग उन रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिक्र आता है अमीर खुसरो का। सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाओं में अभी तक हमने जियाउद्दीन बर्नी तक की रचनाओं और उनके इतिहास के बारे में, उन घटनाओं के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण कृतियाँ। अब हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ। अमीर खुसरो ने सल्तनत काल के साहित्य संगीत के क्षेत्रों में अमीर खुसरो की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी कुछ ऐतिहासिक रचनाएं जो हैं इस प्रकार है: खजाइनुल फुतूह, किरान उल सादिन, मुफ्ताह उल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, किरान उल सादिन, मिफ्ताह उल फुतूह, आशिका उल अनवर, सिरी फरहाद, लैला मजनू, आईने सिकंदरी, बस्त बहिसित, देवल रानी खिज्र खां, रसे इलाज अफजल उल फरियाद, तारीख दिल्ली आदि। ये सब क्या है? ये है अमीर खुसरो की कृति। अमीर खुसरो की कृति है। ओके, अब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इन सब पुस्तकों में किन घटनाओं का जिक्र किया गया और किस सुल्तान से ये संबंधित है। ओके, अमीर खुसरो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियों में कुछ ये कृतियां है। खजाइनुल फुतूह। अमीर खुसरो द्वारा रचित इस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के 15 वर्ष की घटनाओं का वर्णन मिलता है। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने किन घटनाओं का जिक्र किया और किस सुल्तान से संबंधित है? यह अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के 15 वर्ष की घटनाओं का वर्णन इसमें खजाइनुल फुतूह में किया गया है। किरान उल सादिन। अमीर खुसरो द्वारा 1289 में रचित इस पुस्तक में बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद का वर्णन मिलता है। मिफ्ताह उल फुतूह। 1291 में रचित अमीर खुसरो की इस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, मलिक छज्जू का विद्रोह और उसका दमन, रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई और झियान की विजयों का वर्णन है। मिफ्ताह उल फुतूह ये रचना जो है अमीर खुसरो ने की है। 1291 में इसकी रचना की गई है और इस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, मलिक छज्जू का विद्रोह और उसका दमन, रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई और झियान की विजयों का वर्णन है। या ये कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित घटनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अब हम पढ़ेंगे आशिका। आशिका क्या है, इसमें किन घटनाओं का जिक्र किया गया है? खुसरो द्वारा रचित इस कृति में गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग को दिखलाया गया है। यानी कि आशिका जो है खुसरो द्वारा ही रचित है। इस पुस्तक में गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त यह पुस्तक अलाउद्दीन की गुजरात तथा मालवा पर विजय तथा मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद किए जाने की भी जानकारी देती है। ओके, तो ये रहा आशिका जो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है और इन घटनाओं का जिक्र किया गया है। अब आते हैं नूह सिपीहर। नूह सिपीहर भी ये पुस्तक जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इस पुस्तक में मुबारक खिलजी के समय की सामाजिक स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तुगलकनामा। अमीर खुसरो की इस अंतिम और ऐतिहासिक कृति में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक का विजय का उल्लेख है। ओके, ये भी तुगलकनामा भी अमीर खुसरो द्वारा ही रचित है
और इस कृति में खुसरो शाह के विरुद्ध गियासुद्दीन तुगलक के विजय का उल्लेख किया गया है। किस तुगलक वंशी शासक का उल्लेख किया गया है? तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक का उल्लेख किया गया है। ओके, अब हम देखेंगे फुतुह उस सलातीन, यानी कि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं अमीर खुसरो की पुस्तकों को आप पढ़ रहे हैं। फुतुह उस सलातीन ख्वाजा अबू बकर इस्लामी द्वारा रचित है। अब अभी तक आपने जो भी पुस्तक देखा वो अमीर खुसरो का है, लेकिन फुतुह उस सलातीन जो ग्रंथ है, फुतुह उस सलातीन, वो ख्वाजा अबू बकर इसामी द्वारा, जिसे हम लोग शॉर्ट में इसामी भी कहते हैं, के द्वारा रचित है। इस पुस्तक में गजनी वंश के समय से लेकर, ये बहुत मायने रखता है कि कोई भी ग्रंथ जो है उस ग्रंथ में कब से कब तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो फुतुह सलातीन जो इसामी द्वारा रचित है, इस ग्रंथ में गजनवी वंश के समय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक का काव्यात्मक इतिहास मिलता है। यह पुस्तक बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन को समर्पित है। किसको समर्पित है? फुतुह सलातीन। फुतुह उस सलातीन जो है बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन को समर्पित है। नेक्स्ट पुस्तक जो है वो है किताब उल रहला, मोरक्को वासी इब्न बतूता वासी, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक में के समय में भारत आया था। कब आया था? सबसे पहले बताएंगे किताब उल रहला का रचनाकार कौन है? इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था? मोरक्को। कब भारत आया? 1333 ईस्वी में। 1333 किस सल्तनत के काल में? तुगलक वंश के समय में भारत आया था। 1333 से 42 तक कि भारत की राजनीतिक गतिविधियां और सामाजिक हालतों का इस पुस्तक में वर्णन है। इसे मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। कालांतर में इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। इसे तुगलक जो शासक तो मोहम्मद बिन तुगलक, वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 4 ऐसे निर्णय लिए थे जो जनता के लिए बहुत ही अलाभकारी या हानिकारक सिद्ध हुए, जिसके कारण जो उन्हें पागल रक्त पिपासु राजा की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पुस्तक जो है तारीख फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक है? तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीक द्वारा। याद रखिएगा, तारीख फिरोज शाही की रचना क्या है, किसने की है? अफीक, शम्स सिराज अफीक द्वारा लिखी गई। इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के शासनकाल एवं तुगलक वंश के पतन के बारे में जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक के शासनकाल और तुगलक वंश के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तारीख फिरोज शाही में। और इनकी अन्य कृतियाँ जो है मन की बेअलाई, मना की बे सुल्तान मोहम्मद एवं जिक्र खराबिय दहली है। सिराते फिरोज शाही किसी अज्ञात, सिराते फिरोज शाही भी एक पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही है। किसी अज्ञात लेखक द्वारा इस कृति से फिरोज तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी सिराते फिरोज शाही जो है ना, इसके रचनाकार कौन से हैं और किन्होंने ये पुस्तक की रचना की है, इसके बारे में जानकारी का अभाव है। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह एवं उसकी आत्मकथा। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित, इसमें फिरोज तुगलक के अध्यादेशों का ही उल्लेख किया गया है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, आप इसे नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इस ग्रंथ में तुगलक काल के बाद सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इस काल के इतिहास को जानने का यह एकमात्र स्रोत है। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नेट जेआरएफ के एग्जाम में, कि तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। और ये पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सैयद और लोदी वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह एक ही मात्र पुस्तक है जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सैयद और लोदी वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अब हम देखते हैं पुस्तक जो है गुलरुखी जो है पंजाबी भाषा में लिखी गई है। लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी। गुलरुखी, अच्छा, जो पुस्तक थी
उस पुस्तक को गुलरिखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखने के लिए कहा गया और उन्होंने ये पुस्तक लिखी भी। चलिए, सल्तनत काल में संस्कृत की कुछ पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। अब ये भी है कि ये सब अभी तक जो भी हमने पुस्तक पढ़ा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट। और एक सीरीज में अभी नहीं, लेकिन बाद में नेट के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे पास और भी सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स के सीरीज हैं जो मैं डिस्कशन के साथ लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये इतने कम समय में इतना ही आप अच्छे से याद कर ले तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा सिद्ध होगा। ओके, अभी एक पुस्तक जो है दलाइल फिरोज़शाही, एज़्दीन खालिद किरमानी, याद रखिएगा इतिहासकार का नाम। दलाइल फिरोज़शाही किसकी रचना है? एज़्दीन खालिद किरमानी द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवादित यह पुस्तक नक्षत्र शास्त्र से संबंधित है। ओके, याद नुससाफियाए सिकंदरी या तिब्बे सिकंदरी, सिकंदर लोदी द्वारा है। याद नुससाफियाए सिकंदरी या तिब्बे सिकंदरी। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवाद की गई यह पुस्तक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। किसने इसका फारसी में अनुवाद किया था? वजीर मियाँ भुआ द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवाद की गई यह पुस्तक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ओके, इसके अलावा कुछ बातें ऐसे भी, जैसे हिंदी में मसनवी लिखने की परंपरा की शुरुआत तुगलक काल में हुई और सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अगर क्वेश्चन पूछे कि सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। और हिंदी में मसनवी लिखने की परंपरा की शुरुआत तुगलक काल में ही हुई थी। ओके, तो ये रहा सल्तनत कालीन प्रमुख साहित्यिक रचनाएं या साहित्य, जिससे अभी तक हमने 2 पार्ट में करके पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो एक छोटा सा वीडियो होगा जब मैं बस आपके समझने के लिए टॉपिक को मैंने बहुत ही रिसर्च करके मैंने ये निकाला कि जो सल्तनत कालीन सुल्तान थे उनके दरबार में फारसी के कौन कौन से विद्वान रहते थे। मैं सुल्तानों के पूरे सुल्तानों के दरबार में रहने वाले जो फारसी विद्वान हैं उनके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो, स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी। आप उसे देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए, नोट तैयार कर लीजिए। आपकी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इधर उधर बिल्कुल ध्यान न दें। जो हमने ये अभी जो वीडियो बनाया बस उसी को याद कर ले, बाकी शिव समुद्र ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आप वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही वीडियो संबंधित जो भी आपकी कीमती सलाह सुझाव हो हम तक पहुंचाएं। ओके, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।